हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं। क्या कक्षा 10वीं यानी कि एनसीईआरटी क्लास 10th कक्षा 10वीं एनसीईआरटी लेसन नंबर 2 यानी कि पार्ट 2। जो पार्ट 2 हमारा है क्या, यानी कि अम्ल क्षारक एवं लवण, अम्ल क्षारक एवं लवण जिसे हम एसिड बेस एंड साल्ट बोलते हैं। आज अच्छे ढंग से इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं अभी आपको केमिस्ट्री ही स्टार्ट किया हूं, इसके बाद सारे 10th के सब्जेक्ट को मैं लेकर के आऊंगा। और हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन क्या था हमारा, यानी कि फर्स्ट लेसन क्या था, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण को मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और जैसे कि आप लोग उस वीडियो को इतना प्यार दुलार दिए हैं जो काबिले तारीफ है। क्या है? काबिलिय तारीफ है। अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप भी 2023 बोर्ड के एग्जाम, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में जाने वाले हैं, और इस कोरोना की काल में, इस कोरोना महामारी में आपका सारा सब्जेक्ट छूट गया है, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप हमसे जुड़िए, मैं सारा सब्जेक्ट कराऊंगा, एकदम बेहतर ढंग से कराऊंगा, एकदम बढ़िया ढंग से आपको समझाऊंगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस भाई का नाम जान लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं टारगेट क्लासेस विद डी कुमार सैनी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी आपके लिए ऐसे स्टडी मटेरियल संबंधी वीडियो लाऊंगा और तो इस चैनल पे मैं दूंगा, तो इसका नोटिफिकेशन YouTube आपको सबसे पहले पहुंचा देगा और हर एक वीडियो को हमारा देख पाएंगे। अगर इस वीडियो को आप 10 से 20 मिनट भी देख लेते हैं ना, तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आप करके आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 10th यानी कि रसायन शास्त्र जो पार्ट नंबर 2 है, यानी कि लेसन 2 है, अम्ल क्षारक एवं लवण, उस पे अब स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। अब देखिए, पहले जानेंगे हम अम्ल। अम्ल आखिरकार होता क्या है। जैसा कि हम लोग यूज करते हैं, हर चीज यूज करते हैं, लेकिन यूज करते समय उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। लेकिन आज से उस बारे में भी जो डेली हम लोग यूज करते हैं पता लग जाएगा। देखिए, अम्ल, अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। अगर अम्ल की आपसे परिभाषा बोला जाए तो अम्ल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। और एसिड एक शब्द, यानी कि अम्ल एक शब्द से मिलकर बना है। जो शब्द क्या है? एसिड। एसिड का अर्थ होता है खट्टा। एसिड का अर्थ क्या होता है? खट्टा। दरअसल हम लोग जो भी पदार्थ, कुछ भी पदार्थ खाते हैं, जैसे आम खाते हैं, सेब खाते हैं, नारंगी खाते हैं, नींबू खाते हैं, तो देखते हैं वो पदार्थ थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता है। खट्टा लगता क्यों है? क्योंकि उसमें थोड़ा अम्ल की मात्रा है। क्या है? थोड़ा अम्ल की मात्रा है, इसी कारण से वह पदार्थ खट्टा लगता है। तो वैसी पदार्थ को ही क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो? खट्टे हो, उसे क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। अब देखिए, अम्ल का हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिया है, यानी कि जब हम अम्ल का यूज करते हैं तो आखिरकार वैसा हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात समझिए कि अम्ल जो होता है, अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। जैसे हम लोग आम खाते हैं ना, आम का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है ना, तो वही क्या है? उसमें अम्ल है। नींबू खाते हैं ना, थोड़ा खट्टा लगता है। नारंगी खाते हैं ना, थोड़ा खट्टा लगता है। इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे हमारे घरों में दही है ना, कभी कभी दही खट्टा लगने लगता है। तो दही खट्टा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें अम्ल है। कौन सा अम्ल है? नहीं पता है। उसमें कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल है। किसमें? दही में। आगे डिस्कस बढ़िया से करेंगे। अब देखिए, एक और प्रॉपर्टीज होता है इसका, जो ये नीले लिटमस को क्या कर देता है, यानी कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। पता नहीं है कि लिटमस पत्र क्या होता है, लिटमस क्या होता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आगे इस पर डिस्कस करूंगा विस्तार पूर्वक। यहाँ पर जानिए केवल कि नीले लिटमस पत्र को अम्ल क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। बोर्ड कमीशन तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन करेगा, ध्यान देना, कि आखिरकार अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। आगे बढ़िए। अब देखिए, एक और प्रॉपर्टी इसका होता है कि जब अम्ल को किसी जलीय विलयन, जल यानी कि पानी, यानी कि अम्ल को किसी जलीय विलयन में घुलाकर या जब घोला जाता है, क्या घोला जाता है,
क्या देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। कहने का मतलब है ना कि जल को जब किसी जलीय विलयन में रखते हैं ना, यानी कि अम्ल को किसी जलीय विलयन में रखते हैं, तो अम्ल जलीय विलयन में घुलने के बाद हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन। यहाँ पर समझिए, आखिरकार हाइड्रोजन प्लस आयन ये जल में घुलने के बाद क्यों देता है। तो आपको मैं बता दूं कि एक आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक थे। कौन, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अम्ल का परीक्षण किया, अम्ल का विस्तृत अध्ययन किया और अपने कई प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया, कौन, आर्हेनियस, कि जब भी हम कभी जल में किसी अम्ल को घोलते हैं, यानी कि जल में किसी अम्ल को डालते हैं, तो वह अम्ल क्या करता है, उस जल से क्या करता है, हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करता है। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ एक प्रकार का एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है, यानी कि गैस का रूप है। बात को समझ पा रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने अम्ल का कुछ एग्जाम्पल लिया है, कुछ उदाहरण लिया है, यानी कि HCl अम्ल, H2SO4 अम्ल और सिट्रिक अम्ल। क्या, सिट्रिक अम्ल, सॉरी एसिटिक अम्ल, इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल। जैसा कि HCl जिसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बात किया जाए तो ये हमारे अमाशय में पाया जाता है। कभी कभी होता क्या है ना, कभी कभी होता क्या है कि हमारे अमाशय में इसका काम क्या है, कि भोजन का पाचन करना। क्या करना, भोजन का पाचन करना। तो मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, यानी कि HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी तरह बात करें आपसे H2SO4 अम्ल, जिससे हम सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम देते हैं। क्या देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम देते हैं। इसका अगर H2SO4 का बात किया जाए तो इसका उपयोग गाड़ियों के बैटरी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, गाड़ियों की बैटरी में, यानी कि जिसे तेजाब बोल सकते हैं हम। तेजाब क्या है, जब भी हमारे बॉडी में पड़ता है जला देता है ना, तो ये बहुत विनाशकारी अम्ल होते हैं। इसके भी बारे में आगे बढ़िया ढंग से हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह हम लोग एसिटिक अम्ल लिए हैं। एसिटिक अम्ल का कभी कभी एग्जाम में आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ACH3OH। इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। इसी तरह अम्ल का और सारा भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे में नींबू में कौन, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन, और जेलिक अम्ल पाया जाता है। कभी कभी लाल चींटी हमें काट लेती है, डंक मार देती है, तो उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल का एक और नाम से जानते हैं, जिसे मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं। जैसे में दही का बात करें तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल आपको अम्ल का देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अम्ल को निम्नलिखित दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं, यानी कि अम्ल को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। दरअसल कभी कभी होता क्या है, हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए, ये देखिएगा दो मार्कर लिए है ना, एक ब्लू लिए हैं, एक ब्लैक लिए हैं, यानी कि अपने अध्ययन की सुविधा के लिए, लिखने की सुविधा के लिए, शब्द की सजावट को अच्छा दिखाने के लिए मैंने क्या, दो मार्कर लिया है। वैसे ही अम्ल को हम लोग अपने अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। कुछ अम्ल हमारे कमजोर होते हैं, यानी कि वीक होते हैं, कुछ अम्ल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस आधार पर हम अम्ल को कितने भागों में बांट दिए हैं, दो भागों में बांट दिए हैं। पहला हमारा होता है प्रबल अम्ल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। दूसरा का हमारा अम्ल होता है दुर्बल अम्ल, जिसे हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड, यानी कि कमजोर अम्ल। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिरकार प्रबल अम्ल होता क्या है। तो दरअसल मैंने लिखा है बोर्ड पर कि जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में एवं जल कम मात्रा में होता हो उसे कौन सा अम्ल बोलते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल। कहने का अर्थ ये है ना, कहने का अर्थ ये है कि प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वे एसिड होते हैं जिनमें अम्ल का मात्रा क्या रहता है, अधिक रहता है, और जो जल होता है उसका मात्रा क्या होता है, कम होता है। यही कारण है ना कभी कभी पेटों में दर्द होने लगता है, यही कारण है ना। देखिए, तो जिनमें अधिक मात्रा में क्या हो, यानी कि अम्ल हो, और कम मात्रा में क्या हो, जल हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल। इसे एक और नाम से हम जानते हैं, जिसे सांद्र अम्ल भी कहा जाता है। कभी कभी आपसे सांद्र अम्ल भी पूछ लिया जाता है या प्रबल अम्ल पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों सेम ही होते हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि जिसमें क्या हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो और क्या, जल की मात्रा कम हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। जैसे में हमने कुछ उदाहरण लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड का।
HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। क्या होगा? बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। मैंने 2 ही एग्जाम्पल लिया है। जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है। कभी कभी पेटों में दर्द होने लगता है, क्यों? क्योंकि इस अम्ल का स्राव हमारे पेटों में क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है। तो पेन भी हमारे पेट में क्या होते हैं? अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगते हैं। अब देखिए इसी तरह H2SO4 जिसे सबसे खतरनाक अम्ल माना जाता है, यानी कि जैसे तेजाब बोल सकते हैं। अगर ये हमारे बॉडी पर लग जाते हैं तो जला देते हैं, और हमने बताया है कि इसका उपयोग क्या है, यानी कि गाड़ियों की बैटरी बनाने में। बात समझ पाए? आप देखिए हमारा अम्ल का जो दूसरा टाइप होता है, दूसरा प्रकार होता है, वह हमारा होता है यानी कि दुर्बल अम्ल, जिसे हम वीक एसिड बोलते हैं। अगर इसके बारे में मैं बताऊं तो बोर्ड पर हमने कुछ लिखा है कि वे अम्ल जिनमें अधिक मात्रा में जल एवं कम मात्रा में अम्ल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यानी कि दुर्बल अम्ल, यानी कि वीक एसिड। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जैसे में तनु अम्ल के नाम से भी किसको जाना जाता है? दुर्बल अम्ल को जाना जाता है, यानी कि वीक एसिड को जाना जाता है। अब देखिए इसका भी कुछ उदाहरण लिए हैं हम, जैसे में इसका भी कुछ उदाहरण लिए हैं। इसका क्या है? CH3OH क्या हो जाएगा? CH3OH, ये क्या हो जाएगा? यानी कि एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। इसी तरह HCOH ये क्या हो गया? फॉर्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल मेरे प्यारे साथी, क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। अब देखिए कभी कभी इसके अलावा भी कौन? नींबू हो जाती है, यानी कि सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, मैलिक अम्ल हो जाएगा और जेलिक अम्ल हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं? यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि जिनमें कम मात्रा में अम्ल हो और अधिक मात्रा में जल हो, उसे ही क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जैसे इस अम्ल का प्रयोग हम लोग खाने में भी कर लेते हैं, यानी कि खाते हैं। जैसे में देखिए नींबू खाते हैं ना, तो नींबू में अम्ल की मात्रा कम रहता है और जल की मात्रा अधिक रहता है। इसी तरह उसे हम कई प्रकार से खाने में भी यूज करते हैं। मैं सेब को खा लेते हैं, नींबू को खा लेते हैं, ऑरेंज को खा लेते हैं, यानी कि संतरा को खा लेते हैं। बात को समझ पा रहे हैं? यहां तक समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि साथियों हमने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का पता बढ़िया से कर लिए कि आखिर ये दोनों होते क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट तो आता है, टॉपिक आता है क्षारक, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। बेस के बारे में जानते हैं, क्षारक के बारे में जानते हैं। तो क्षारक होता क्या है? यानी कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। उसे क्या बोला जाता है? क्षारक बोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप क्षारक को चखिएगा ना, तो उस स्वाद में कड़वे होंगे। जैसे में साबुन देखे है ना, साबुन एक प्रकार का क्या है? क्षारक है। क्या है? क्षारक है। और शैम्पू क्या है? एक प्रकार का क्षारक है। जब हम साबुन और शैम्पू को कभी चखते हैं तो क्या उसका स्वाद हमें कड़वा दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं? यानी कि क्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं। क्षारक का कुछ और भी फिजिकल गुण होता है, यानी कि ये क्षारक लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला। लेकिन अम्ल नीला लिटमस को क्या करेगा? लाल। लेकिन क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक इसी प्रकार जब क्षारक को किसी जलीय विलयन में घोलते हैं, तो घोलने के बाद OH-1 यानी कि OH- आयन देता है। कौन? क्षारक को जब किसी जलीय विलयन में घोला जाता है, जिसमें साबुन को आप घोलिएगा जल में ना, तो घोलने के बाद क्या देगा? OH- आयन देगा, यानी कि OH- आयन देता है। आगे इसी प्रकार बढ़ते हैं, जिसमें एग्जाम्पल में आपको समझाऊं। साबुन हो गया, साबुन हो गया, ठीक है। इसी तरह NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या है? जिसके अंत में OH लगा रहता है, वो हमारा क्या होते हैं? क्षारक होते हैं, यानी कि क्षारक होते हैं। इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। इसे क्या बोला जाता है? क्षारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षारक बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए है क्षार। यहाँ पर देखिए क्षारक और क्षार, बहुत सारे
स्टूडेंट छात्र इस दुविधा में फंस जाते हैं और इसको एक मान के बैठ जाते हैं कि क्षारक और क्षार एक होते हैं, यानी कि एक ही को क्षारक बोलते हैं, इसी को क्षारक बोलते हैं, इसी को क्षार बोलते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, आज ऐसा है नहीं, चाहे कभी भी ऐसा था नहीं। लेकिन आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं कि क्षारक अलग होता है और क्षार भी अलग होता है। क्षारक क्या कहता है, स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन क्षार जो होता है जब जल में घुलनशील क्षारक को, यानी कि जब जल में क्षारक को घोला जाता है और जो विलयन हमें मिलता है उसे क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। तो यहाँ पर क्षारक भी अलग हुआ और क्षार भी अलग हुआ, यानी कि क्षारक को जब जल में घोला जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। यानी कि जल में घुलनशील क्षारक को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो आज से समझ जाइए कि क्षार भी अलग होता है, क्षारक भी अलग होता है। क्या होता है, क्षार भी अलग होता है, क्षारक भी अलग होता है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। आगे बढ़िए और आगे हमको ऐसी टॉपिक में पढ़ना है सूचक। क्या होता है, सूचक। आखिरकार सूचक होता क्या है, सूचक है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों है, यानी कि सूचक है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आपको मैं बता दूं, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, कोई ना कोई माप होता है। जैसे मैं बोलूं कि दूध की शुद्धता किससे नापा जाता है, लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर से मापा जाता है ना। इसी तरह कुछ अम्ल और क्षार का जो विलयन होता है, जो विनाशकारी विलयन होता है, जिसे हम अगर चख लेंगे तो हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डाल पाएंगे। तो बिना चखे, केवल देख करके, कुछ प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन क्या है, यानी कि क्षारीय है। तो उसे क्या बोलेंगे, सूचक। तो सूचक का डिफिनीशन हमने बोर्ड पर लिखा है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में, यानी कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है कि इनका रंग या गंध अम्लीय है या क्षारीय। जैसे में मान लीजिए ये यहाँ पर दो कोई बॉक्स बनाया गया, यानी कि दो डिब्बा रखा गया है और इसमें एक में अम्ल रखा गया है और एक में क्या रखा गया है, क्षार रखा गया है। और बिना चखे इसको बताना है कि इसमें से कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, हमको पता नहीं है। तो इस सूचक के सहारे ही कुछ ऐसे होंगे सूचक जिसको इसमें डाला जाएगा तो वो कुछ रंग प्रदर्शित करेंगे, कुछ गंध प्रदर्शित करेंगे, जिसके माध्यम से हम आसानी से बता देंगे कि इसमें का कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय है। तो बात को समझ पाए, फिर से एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ कि सूचक क्या होता है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अब देखिए सूचक दो होता है, तीन तरह का होता है। सूचक का प्रकार कितना होता है, तीन प्रकार के सूचक होते हैं। पहला प्रकार होता है प्राकृतिक सूचक। कौन सा, प्राकृतिक सूचक। दूसरा होता है कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक और तीसरा होता है गंधक सूचक। यानी कि सूचक का प्रकार कितना होता है, यानी कि तीन प्रकार होते हैं। और पहला प्रकार होता है प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक दूसरा होता है और थर्ड होता है यानी कि गंधक सूचक। चलिए हम फिर से इसको बारी बारी से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि प्राकृतिक सूचक क्या होता है, संश्लेषित सूचक क्या होता है और गंधक सूचक क्या होता है। तो आप पहले एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम बोर्ड को मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए प्यारे छात्रों, हम लोग बारी बारी से जानते हैं सूचक के बारे में। जैसा कि फर्स्ट सूचक हमारा क्या था, यानी कि प्राकृतिक सूचक। यानी कि प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो प्राकृतिक पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। यानी कि प्राकृतिक सूचक वैसा सूचक होता है जिसे किसी ना किसी रूप से हम प्राकृतिक पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। जैसे में हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। ये लिटमस पत्र, यानी कि लिटमस जो लाइकेन नामक पौधा से पेड़ से प्राप्त किया जाता है। यानी कि लाइकेन नामक पौधा से किसको प्राप्त किया जाता है, लिटमस को प्राप्त किया जाता है। और लिटमस क्या करता है,
जो एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, जो अम्ल को लाल कर देता है, लाल रंग प्रदर्शित करता है। लेकिन लिटमस यही क्षार को कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? नीला रंग प्रदर्शित करता है। क्या करता है? नीला रंग। तो आप समझ जाइए, जैसे शुरू में बोला था लिटमस क्या होता है, लिटमस पत्र क्या होता है, तो लिटमस पत्र एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है जिसे हम किसी ना रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। अगर कौन सा पेड़ से प्राप्त करते हैं? तो लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त करते हैं लिटमस को। ठीक उसी तरह एक और एग्जांपल हमने लिया है हल्दी। हल्दी आप लोगों के घरों में रहता है ना, तो हल्दी क्या करता है? अम्ल को पीला कर देता है, यानी कि अम्ल को क्या करता है? पीला रंग प्रदर्शित करता है। वैसे ही जैसे देखते हैं कि हल्दी में जब हम चूना मिला देते हैं तो उसका रंग क्या होता है? लाल हो जाता है। तो क्षार को हल्दी किस रूप में कौन सा रंग प्रदान करता है, यानी कि प्राप्त करता है? यानी कि लाल। क्या? लाल। तो एक कुछ रहा हमारा प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल, जिससे हम अम्ल और क्षारीय विलयन को आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसा कि फिर में हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा सूचक है यानी कि संश्लेषित सूचक, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम सूचक। क्या बोलते हैं? कृत्रिम सूचक, जिसे मानव ने खुद प्रयोगशाला में बनाया है। जैसे देखिए कि हमने लिखा है प्राकृतिक संश्लेषित सूचक के बारे में कि वे सूचक जो कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला से प्राप्त किया जाता है, तो उसे कौन सा? तो उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं, यानी कि संश्लेषित सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्लेषित सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए, यानी कि कुछ मानव ने क्या किया? अम्ल और क्षार को पता लगाने के लिए, अम्लीय विलयन क्षारीय विलयन को पता लगाने के लिए कुछ प्रयोगशाला में अपने से कुछ सूचक तैयार किए, जिससे हम आसानी से क्या? अम्लीय और क्षारीय विलयन को पता लगा सकते हैं। उसमें से एक फिनोल्फथेलिन था। क्या था? फिनोल्फथेलिन। ये क्या करता है? फिनोल्फथेलिन यानी कि क्षार, यानी कि जो क्षार होता है ना, क्षार, उसे कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? गुलाबी रंग। यानी कि फिनोल्फथेलिन क्या है? एक प्रकार का संश्लेषित सूचक है। क्या है? संश्लेषित सूचक है। अगर हमें इसे क्षार को अगर पता लगाएंगे तो क्षार का ये कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। अगर फिनोल्फथेलिन से हमें अम्ल का पता लगाना हो तो अम्ल में यह रंगहीन होता है। आप लोग बोल सकते हैं रंगहीन का मतलब क्या? इसका रंग अम्ल में किससे कैसा होता है? पानी के जैसा होता है। कैसा होता है? पानी के जैसा। यानी कि फिनोल्फथेलिन जो संश्लेषित सूचक है वो क्षार को गुलाबी रंग प्रदान करता है और अम्ल को कैसा रंग प्रदान करता है? यानी कि रंगहीन, जिसका कोई रंग ना हो, जैसे में पानी। तो ये हमारा क्या होगा? एक संश्लेषित सूचक हो गया। इसी तरह मेथिन भी एक प्रकार का क्या है? यानी कि संश्लेषित सूचक है, जिसे मानव ने बनाया है। यह क्षार में कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा? यानी कि पीला। यानी कि मेथिन से अगर क्षार की जांच किया जाए तो क्षार को कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा? यानी कि पीला। और वही अम्ल को देखा जाए तो अम्ल यानी कि मेथिन जो होता है अम्ल को लाल रंग प्रदर्शित करता है। तो हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं मेथिन से कि विलयन अम्लीय है या विलयन क्षारीय है। क्या आपने यहाँ तक समझ पाए? चलिए, तो जैसा कि हमने दूसरे सूचक के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि तीसरा सूचक जो होता है यानी कि गंधकीय सूचक। क्या लिखे हैं? यानी कि गंधकीय सूचक। आखिरकार गंधकीय सूचक होता क्या है? आपकी सुविधा के लिए, आपको समझने के लिए हमने बोर्ड पे कुछ इसका डिफिनेशन लिखा है। जैसा कि जिन पदार्थों की गंध, यानी कि गंधकीय सूचक यानी नेम से ही स्पष्ट है गंध, यानी कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, यानी कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है तो उसे कौन सा सूचक कहा जाता है? गंधकीय सूचक कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी पदार्थ की क्षारीय या अम्लीय का गंध में यानी कि गंध माध्यम में बदल जाए, गंध की सहायता से बता सकते हैं कि क्या ये क्या है? अम्लीय है या क्षारीय है। अब देखिए, यानी कि इसके लिए भी हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको हर एक पॉइंट में बता सकूं। जैसे मैं प्याज आप लोग देखे है ना, जब प्याज को हम लोग काटते हैं तो बहुत अधिक क्या उसमें से हमारे आंखों से आंसू निकल आता है और उसका गंध जो होता है ना वो बहुत तीक्ष्ण होता है। तो वैसे ही जब प्याज के रस को
अम्ल के जांच के लिए लाया जाएगा, अम्ल को पता लगाने के लिए। तो अम्ल में एक क्या तीक्ष्ण यानी कि तेज गंध देगा, यानी कि इसका गंध जो होता है अम्ल में कैसा होता है, तेज होता है। वही क्षार में इसका कोई नहीं होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का गंध नहीं होता है। इसी तरह हमने लिखा है वेनिला। वेनिला क्या है, एक प्रकार का आइसक्रीम खाया ना, आइसक्रीम तो ही होता है वेनिला ऑरेंज, यानी कि वेनिला। वेनिला जो होता है यह अम्ल में समान गंध प्रदर्शित करता है, लेकिन क्षार में इसका कोई गंध नहीं देखने को मिलता है, किसका, वेनिला को। इसी तरह आपने लौंग का नाम सुना है ना, लौंग का तेल होता है, लौंग का तेल भी अम्ल में क्या करता है, समान गंध देता है, लेकिन क्षार में क्या, उसी का भी कोई गंध नहीं होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा, यानी कि अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, कौन सा गैस देते हैं। यानी कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हमको पता है कि लौह बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे अंदर ऊर्जा की तरह काम करता है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।